कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने फारूक अब्दुल्ला ने सीनियर पार्टी लीडर और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया है। यह अपॉइंटमेंट फौरी तौर पर नाफिज होगी। चौधरी मोहम्मद रमज़ान पार्टी के एक सीनियर लीडर माने जाते हैं। उधमपुर पुलिस ने 2 ट्रक पैडलर को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए पैडलर्स की पहचान रोहित कुमार और विनोद कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से हेरोइन जैसी अशिया बरामद की है। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने एपिक्स काउंसिल के इलेक्शन प्रपोज की शुरुआत की है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए जारी किए गए ऑर्डर के बाद में उठाया गया है। इलेक्शन प्रपोज को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक सख्ती से मुनक्किद किया जा रहा है और JKCA ने चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शामिल हैं। शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद इंतखाबी अफसर मुंतखब किए गए हैं। It is only because of these litigations, चाहे बोर्ड में थे या स्टेट एसोसिएशंस में, it resulted in a chaos. These litigations have plagued associations all over India. And then what happened? The Honorable Supreme Court came out with a direction and they appointed a commission, जिसकी जो जैसे उन्होंने कहा कि Lodha recommendations were given a shape, and Supreme Court ने कहा कि that all the associations and BCCI has to adopt these amendments. ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए संकल्प हब और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर दफ्तर बडगाम में बीरवा बस स्टैंड पर वुमेन्स राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बेदारी बढ़ाने के मकसद से नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया। ये नाटक ख़वातीन से मुतालिक अहम सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। इस प्रोग्राम में मुसाफिर, दुकानदार और मकामी लोगों की हिस्सेदारी रही। कुपवाड़ा जिले के करनाहा तहसील के तड़ गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई और एक बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बच्चे की पहचान 7 साल के अजान और 6 साल की आलिया के तौर पर की गई है। दोनों तड़गांव के रहने वाले थे। एक दीगर बच्चा शाहजन मुनीर शदीद तौर पर जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तंगधार में भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल बच्चे कोचिंग सेंटर से लौट रहे थे, तब एक ट्रैक्टर जो तेज रफ्तार से आ रहा था उसने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर के ड्राइवर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मीडिया से बात करते हुए करनाहा तहसीलदार मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि जांच में ये पाया गया है कि हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि मामले की जांच जारी है और ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंशाल्लाह रिपोर्ट यही है कि एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर की ज़द में ये तीनों बच्चे आए, ये स्कूल जा रहे थे या किसी ट्यूशन सेंटर पे जा रहे थे। ये जो हमारे पास इंशियल रिपोर्ट्स है, तो ट्रैक्टर की ज़द में आके ये 2 बच्चे जो है कुरैशी ख़ानदान के 2 बच्चे ये मौके पे ही वहाँ पे मारे गए और एक बच्चे जो है अजान, तो इसको बहुत सारे आए ज़ख्म आए। इस वक्त इसकी हालत तो स्टेबल है, लेकिन इसको GMC हंदवारा यहाँ से भेजा गया। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट और पहलगाम होटल और गेस्ट हाउस मालिकों की मदद से कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक सूफी म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम पहलगाम की खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पर हुआ। इस प्रोग्राम ने इलाके की सकाफती और रूहानी विरसा को सूफी संगीत के जरिए पेश किया, जिससे सयाहत और मकामी लोगों के लिए एक जादुई माहौल बन गया। सयाहों ने इस पहल की तारीफ की और कहा है कि इस तरह के सकाफती प्रोग्राम उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। पहलगाम में आने वाले लोग वो भी खुश हैं और पहलगाम के जो मकामी बाशिंदे या पहलगाम वैली से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, जिनका सारा इन्हिसार इस टूरिज्म के ऊपर है, वो सब काफ़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे
कार्निवल्स बार बार होते रहें, लोग बार बार यहाँ आते रहें और अपनी खुशियाँ मनाते रहें। और अल्लाह ताला करे कि ये जो आने वाला साल है हम सब के लिए खुशियाँ और शादमानियाँ लेकर आए। हम सब लोग दोबारा से अमन और सुकून की फिजा में पहलगाम की वादियों को एंजॉय करें। आपका पूरा डिटेल पूछ रहे हैं आपसे हर्षित, तो आप डरिए नहीं, आराम से आइए। पहले जैसा ऐसा कुछ जो आपके मन में डर है वो अभी फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। लोग आइए, बिल्कुल यहाँ बहुत ही जैसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है आप आओगे ना तो उससे भी बेस्ट पाओगे। तो आप लोग आइए, बेहिचक आइए, बहुत बढ़िया नजारा है। आपको जो भी झरने वगैरह, पहाड़, वैली, स्नोफॉल वगैरह सब सारा आनंद आप लोग लीजिए। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बांदीपुरा जिला इंतजामिया की मदद से 2 रोज़ा बर्ड वॉच फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस का मकसद था वुलर झील से जुड़े मुजाहिर परिंदे की हिफाजत पर बेदारी बढ़ाना है। प्रोग्राम के पहले दिन फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल चेत्रनार में बेदारी सेशन मुनक़िद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इंदु कंवल चिब ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शुरुआत की और वुलर झील को मुजाहिर परिंदों के लिए महफूज रिहाइशगाह बनाने की बात कही। related we become aware कि हमें जो biodiversity अपने बांदीपुरा की how we can preserve it and knowing about the ecology it's more of a hobby और उसके अलावा it gives that relaxing feeling, stress से दूर होता है और जो societal menaces होता है जैसे drug abuse और बाकी सब और वो उनसे इंसान दूर रह सकता है। बर्ड्स तो हमेशा से आते हैं। जब हम वेटलैंड की बात करते हैं और वुलर की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का। तो बर्ड्स हमेशा से हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ही लाखों की तादाद में आते हैं और लास्ट सेंसस में हमें कुछ 12.5 लाख के अराउंड बर्ड्स जो है वुलर और इसकी जो आसपास के एसोसिएटेड वेटलैंड्स हैं उसमें जो है रिकॉर्ड हो गई। तो बर्ड्स हमेशा आते रहते हैं और बहुत सारे बर्ड वाचर्स भी हैं ऑल अक्रॉस द स्टेट। इनफैक्ट बाहर से भी लोग आते हैं बर्ड वाचिंग के लिए। लेकिन हमारा जो ये मकसद है कि लोकल कम्युनिटी जो वुलर के अराउंड है इनमें जब ये इंटरेस्ट डेवलप होगा तो हम उसको एज अपार्ट फ्रॉम द बर्ड वाचिंग हम उसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एक लाइवलीहुड जनरेट करने का। लेह एसएसपी राम आर ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि 28 दिसंबर को लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने ट्रेस किया और उसे महफूज उसके माता पिता के पास में सौंप दिया है। उन्होंने आगे बताया है कि इस मामले में एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस स्टेशन खालस्ते में FIR दर्ज कर ली गई है। और हमने कल से पुलिस आप विक्टिम का जो भी आइडेंटिटी या आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफ या एड्रेस है या कहाँ पे हुआ है, किसके फ्रेंड है, उस टाइप का चीज़ भी रिवील नहीं कर सकते हैं। अगर रिवील करते हैं इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस। सो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम रिवीलिंग सच इन्फॉर्मेशन। सो इस केस में विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन पुलिस ने इनको ट्रेस आउट कर लिया, विक्टिम को रेस्क्यू भी कर लिया और अक्यूज को अरेस्ट भी कर लिया। प्लस एज एन एडिशनल मेजर बिकॉज इसमें कम्युनल इशू बन सकता है, इसमें एक SIT भी फॉर्म हुआ है आज। उसमें ऋषभ शुक्ला IPS को हमने चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है। इसमें एक टीम भी है एंड द इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। थैंक यू। नए साल को देखते हुए माता वैष्णो देवी दरबार में बढ़ती अकीदतमंदों की तादाद को देखते हुए कटरा शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसी कड़ी में DIG उधमपुर रियासी रेंज सारा रिजवी ने कटरा शहर का अचानक दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DIG के दौरे के बाद कटरा और यात्रा मार्ग पर हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। DIG सारा रिजवी ने कटरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेन मार्केट, लंगर साइट्स और यात्रा के मेन एंट्री रूट्स का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से बातचीत करके जमीनी हालात की जानकारी ली। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच अगर बात करें तो DIG रियासी और उधमपुर रेंज जो है उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्पेशल चेकिंग जो है वो कटरा का दौरा किया है। जिस बीच में आपको बता दूं तो कटरा के अलग अलग एरिया की बात हो, जम्मू रोड हो, उधमपुर रोड हो या फिर बागंगा की बात करें तो दौरा जो है वो विशेष तौर से पुलिस के अधिकारियों को किया गया। और साथ ही ये अभी यहाँ पे अभी आपको बता दूं तो ये 6 बटालियन
बटालियन सीआरपीएफ की भी अगर बात की जाए तो सुरक्षा के में तैनात किए गए हैं। खासतौर से 126 बटालियन और 6 बटालियन का ये दो ऐसी टुकड़ी है सीआरपीएफ की जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मेवारी मां वैष्णो देवी के आए हुए श्रद्धालुओं की है। इसी बीच कटरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस के द्वारा चेकिंग जो है वो भी की जा रही है और पुलिस के उच्च अधिकारी की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले जहां आईजीपी डीजीपी जम्मू ने कटरा का दौरा किया था और इसी बीच अगर मैं अभी की बात करूं तो आईजीपी जम्मू के बाद अब डीआईजी रियासी उधमपुर रेंज का भी स्पेशल दौरा रहा। खासतौर से मां वैष्णो देवी के आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संदेश भी रहा कि आप बढ़ चढ़कर मां के भवन में आइए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया के लिए। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ने वाली अकीदतमंदों की भारी भीड़ को देखते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिविर कटरा तक चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह के हादसा को रोका जा सके। पुलवामा जिले के SKUAST कश्मीर ने कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपोरा में साइंटिफिक शिप ब्रीड्स की मीटिंग की है। इसका मकसद भेड़ और बकरियों के पालन में सुधार, प्रजनन तकनीकें और किसानों के लिए नए मौक़ों को बढ़ावा देना था। प्रोग्राम की शुरुआत SKUAST कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनी ने की है। उन्होंने छोटे जानवर के हल्के में टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीके की ज़रूरत पर जोर दिया और प्रोग्राम में डॉक्टर रेहाना हबीब कांत, डॉक्टर रफ़ीक अहमद शाह और दीगर अफसरान ने हिस्सा लिया। साइंसदान ने किसानों को एडवांस ब्रीडिंग, डिजीज़ मैनेजमेंट और फॉडर डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। उनके बारे में भी हमने उनको बताया कि वो सरकार में जो हमारे डिपार्टमेंट है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट, उनके साथ मिलके जानकारी लेंगे और जो है ना इस सेक्टर में अभी ये कमर्शियल शीप फार्मिंग की तरफ आ जाए। अभी तक जो हम फार्मिंग कर रहे थे वो ट्रेडिशनल हुआ करता था, लेकिन अब हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने फार्मर्स को कुछ यूनिट्स दे दिए ताकि कमर्शियल फार्मिंग में आ जाए। और साथ में हम अपने फार्मर्स को ये भी बता रहे हैं कि शीप फार्मिंग के साथ में वो शीप ब्रीड फार्मर्स भी खोल दें, जिससे जो उनकी जो आमदनी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। मिसाल मदनी 17 साल का लड़का कश्मीर में हाथ से बनाए गए फैशन फ्यूज़न के इलाकों में अपनी अनोखी पहचान बनता जा रहा है। मिसाल हाथ से बने मोती की मालाएं, कड़ा और फ्यूजन ज्वेलरी तैयार करता है जिसमें ट्रेडिशनल पेपर मचीले कला को जदीद मोती और गहनों के साथ मिलाकर एक नई शक्ल देता है। उनका काम एक जदीद रिवायती नज़र पेश करता है जिसमें कश्मीर की सकाफत और धरोहर को बनाए रखते हुए समकालीन फैशन ट्रेंड्स को भी पेश किया जाता है। अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए मिसाल ने कहा कि रास्ता चैलेंज से भरा हुआ था और समाज से मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को कभी इसमें से हार नहीं मानी और इसमें उन्होंने अपने टैलेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से बढ़ावा दिया। मेरा नाम मीसा मदनी है और मैंने ये 2023 में स्टार्ट किया, तब मैं 8th क्लास में था और मेरा सपना फैशन डिज़ाइनर बनने का है। और तो मैंने 23 में नॉर्मली एक बीड, छोटे से बीड्स थे बना, फिर वो एक फ्रेंड ने मेरी मुझसे लिया। उसके बाद उसने मुझे बोला तुम इसके साथ कर सकते हो, तुम अपना पेज बना सकते हो, बेच सकते हो। तो वो पहली कस्टमर थी मेरी 2023 में। तो उसने मुझे बहुत हिम्मत दी और ये करने के लिए मोटिवेट किया। तो फिर मैंने 2023 में पेज खोला एक, उस पेज का नाम क्रिएटिव स्टोन्स है और मैंने तभी से उस पर छोटी छोटी चीज़ें बनाना स्टार्ट किया, जैसे हम ब्रेसलेट्स बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं या बैग्स बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने बना और 2-3 इवेंट्स किए
और ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं इस फील्ड में नहीं जा सकते हैं, ये हमारे लिए नहीं है या ये, लेकिन मुझे भी बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे, बट मैंने बोला जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, जो चीज़ करने को मुझे बहुत मज़ा आता है, हाँ, तो मुझे वही करना है, मुझे नहीं है कुछ और करना है। तो लाइक अभी ज़्यादा यहाँ पे इंजीनियर्स डॉक्टर्स है, तो मुझे भी बोलते थे तुम नहीं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट जिस चीज़ में मुझे दिल नहीं लगता है तो वो नहीं मुझे करना है। और फैशन डिज़ाइनिंग में मुझे बहुत दिल लगता है, मतलब ये चीज़ें, हाँ, बहुत चीज़ें इन बीट्स से और अलग अलग चीज़ों से, तो मैं यही बनाता हूँ। और मेरा सपना भी है बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर बनना। मैं कर सकता हूँ, मुझे अब लोगों से नहीं है कि तुम क्या बोले क्या ना बोले, जो मेरा सपना है वो मुझे करना है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये कहा कि मैं कर सकता हूँ, जिसके पास ये विल पावर हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। और जब ये प्लान बना तो पेरेंट्स ने किस तरह का आपको रिएक्ट किया इस बात को लेकर? मुझे पहले पापा ने, यूजुअली जब उसने मुझे देखा ये बीड्स, मतलब मैं ऐसे बीड्स जमा करता था, एक एक दो दो, तो मैं कुछ ना कुछ बनाता था, तो फिर पापा ने पहली बार ऑनलाइन मेरे लिए चीज़ें मंगवाई। उसने बोला देखो बनाओ, देखो क्या होता है। फिर जब मैंने ऐसे बनाई तो फिर सपोर्टिव रहे। हाँ, वो सपोर्ट पहले से अभी तक वो मुझे सपोर्ट करते हैं, इवन तो कि मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, पेज के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बहुत सारी की उन्हें। और तो पापा ने ऑनलाइन किट लाया, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला बनाओ, आप देख रहे हैं। फिर पहला एग्जीबिशन मैंने यहाँ पे बैतुल मीरास में किया और वो बहुत अच्छा रहा, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मैंने ऐसे ही किया और आज भी मुझे इनने बुलाया है ये वर्कशॉप के लिए, और आज का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आइस हॉकी लद्दाख का सबसे मकबूल खेल माना जाता है, जो अब तक सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खेला जाता रहा है। कड़ाके की ठंड और जमी हुई झीलों पर खेले जाने वाले इस खेल को फरोग देने में हिंदुस्तानी फौज का अहम रोल रहा है। खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लद्दाख को इस साल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक मिल गया है, जिसमें चिलिंग और प्लांट लगाया गया है। इससे खिलाड़ी के पूरे साल मश्क को खेल सकेंगे। इस तरह से इसमें खेल को फरोग मिलेगा। आप ये खास खबर देखिए और मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया JN के लद्दाख। जिस तरह से आइस हॉकी जो गेम है वो लद्दाख का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है और जाना माना गेम है, और बहुत सारे जो यूथ जो है इस आइस हॉकी गेम को खेलते हैं। इस वक्त हम आए हैं NDS आइस हॉकी रिंग पे, जो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं NDS आइस हॉकी रिंग। और ये जो आने वाले सीजन में जो आइस हॉकी रिंग है वो ऑल ऑफ द सीजन जो चलेगा, यानी जो गर्मियों में जो है हमारे जो प्लेयर जो है आइस हॉकी के, जो वो गर्मियों में भी खेल सकेंगे। पहले क्या होता था, सिर्फ सर्दी के जो वक्त है आइस हॉकी प्लेयर जो खेलते थे, और उसके बाद जो अगर गर्मियों में प्लेयर खेलना चाहे तो बाहर जाते थे जो आर्टिफिशियल रिंग में खेलने के लिए। तो इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के मेंबर टुंडुप सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे इस नए आइस हॉकी रिंग के बारे में सर? ये हमारे लद्दाखी जितने भी आइस हॉकी लवर्स हैं, जितने भी आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए शायद सपने के तरह है जो अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो आर्टिफिशियल रिंग बन चुके तैयार है। तो बस कुछ ही हफ्ते के बाद ये सारा जो जितने भी हमारे टूर्नामेंट होना है, जो कैंप्स होना, वो सारा अभी आने वाले एक हफ्ते से स्टार्ट होके ये रिंग मेरे ख्याल से आप उसके बाद फिर ऑल वेदर पूरा 12 महीने का ये रिंग ओपन होगा। जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर जो हमारे होते हैं सर, जो खासकर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो प्रोफेशनल प्लेयर जो होते हैं, जो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, गर्मियों के टाइम जो है वो बाहर आर्टिफिशियल रिंग पे खेलने जाते हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरह की जो प्लस पॉइंट रहेगी उनके लिए स्पेशल? अब स्पेशली जो हमारे जो नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर इंटरनेशनल खेलने जाता है, उनके लिए तो बड़ा ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब पहले हम 2 महीना ही खेलता था। जो प्लेयरों का हमेशा रहा है कि हमें 2 महीना खेलने के बाद आप वहाँ बाहर जाता है इंटरनेशनल, उसमें हम रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो अब इस साल से जो अभी से मेरे ख्याल से ये रिंग जो है ना, जो हमने हमारा जो नेशनल रिप्रेजेंट करता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो रिंग है ऑल वेदर रिंग बन के तैयार है। तो सबके लिए फ़ायदा होगा, जो आइस हॉकी जैसे बिगिनर जो सीखने वाला है उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जो अभी हमारे
इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इंडिया लेवल के जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। आइस हॉकी लवर्स स्पेशली जो अपकमिंग जो ग्रूम हो रहे हैं आने वाले जो आइस हॉकी लवर्स, उनके लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, कितना बड़ा मौका है? हम तभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जो शुरू है वो अंडर 18 या अंडर 16 से हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी का नहीं देख रहा है, आने जैसे कि 2042 का ओलंपिक का हम वो सोच रहा है। तो धीरे धीरे जो बच्चे जो प्रोफेशनली जो आइस हॉकी में जाना है, क्योंकि हम पहले सीजनल खेलता था, सर्दी में आइस हॉकी खेलता था, गर्मी में फुटबॉल खेलता था, ऐसा ना हो। जो आइस हॉकी में जाना चाहते हैं तो वो ऐसे कि अभी हमारे पर ऑप्शन है कि ऑल वेदर प्रैक्टिस करें, जो आने वाले बच्चों के लिए बहुत जो आइस हॉकी रिंग है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब का कितना बड़ा योगदान है इसमें? लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का वैसे पहले से 70s से लेके आइस हॉकी को लद्दाख में बड़ा उन्होंने बड़ा जो फॉर्मर मेंबर था, जो उनका एक ग्रुप ने जो क्या कहते हैं विंटर स्पोर्ट्स क्लब को खड़ा किया, तब से बच्चे उनका वेल विशर जो बाहर से सामान ला के, क्योंकि हमारे उस टाइम इजीली इंडिया में नहीं मिलता था सामान, वहाँ से ला के सिखाना बहुत योगदान रहा है। अभी भी जैसे आप उसके बाद हम लोग अभी इसको टेक ओवर करके हम लोग देख रहे हैं, कुछ सीनियर मेंबर्स भी हमारे साथ अभी भी हैं। तो ये मेरे ख्याल से विंटर स्पोर्ट्स क्लब जो है लद्दाख आइस हॉकी या अभी इंडिया आइस हॉकी बोले तो बड़ा योगदान अभी तक रहा है, आने वाले सालों में और भी रहेगा, क्योंकि बच्चों का हम फोकस वही बच्चों का कर रहे हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, अभी हम वही सोच रहे हैं कि बच्चे से छोटे से लेके 8-9 साल से स्टार्ट करके ये हम बहुत ऊपर लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेशली अभी इस आइस हॉकी के बारे में बताएं तो किस तरह से क्या क्या है, कितनी कैपेसिटीज़ है? ये जो है जो हमारा ये इंडिया आइस हॉकी रिंग है, ये वर्ल्ड का अभी हम देख रहा था इस पे वर्ल्ड आइस हॉकी रिंग बनने जा रहा है, क्योंकि ये 3380 मीटर पे है। तो मेरे ख्याल से ये जो रिंग है बड़ा फेमस होने वाला है, क्योंकि हमारा जब करजू पॉन्ड हॉकी के हिसाब से करजू बड़ा फेमस था वर्ल्ड वाइड, तो ये इंडिया आइस हॉकी रिंग है, ये बड़ा आने वाले बस इसी सीज़न में बड़ा फेमस हो के दुनिया में जो भी आइस हॉकी जो लवर्स है उनको अभी भी, क्योंकि हमने छोटा छोटा रील जब बनते वक्त हमने दिया था, तो बड़ा खुश है सब कि इसमें खेलने का हर कोई जो सोच है कि आके इतने हाइट पे हिमालय में इतने हाइट पे रिंग में प्रैक्टिस करे खेले, सबका वो क्या कहते हैं वो रहा कोशिश रहा है। तो मेरे ख्याल से आने वाले सालों में बहुत सारा फेमस होने वाला। और ये जो स्पेक्टेटर की जो आपने बात किया, थोड़ा मेरे ख्याल से अभी लग रहा है कि बहुत छोटा होने वाला है, अभी 5000 के करीब का कैपेसिटी है। आने वाले सालों में मेरे ख्याल से इसको शायद मेरे ख्याल से जैसे भी करे थोड़ा सा देख के थोड़ा और मेरे ख्याल से 15000 के करीब का होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से ये बनने में इतना, क्योंकि अभी तक आज तक जितने भी हमारा यूटी गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग रहा है, तो आने वाले सालों में इसका जो थोड़ा चेंजेस होगा उसके लिए भी बहुत हमें वो सपोर्ट करें। यानी कि जो आने वाले 2020-26 है उसके समर से ही जो है हमें गेम देखने को मिलेगा। जी 26 में शुरू में ही जैसे फर्स्ट वीक में हमें आपको यहाँ पे इशू जैसे कोचिंग कैंप होगा, बड़े बड़े टूर्नामेंट आ रहा है, या 20 तारीख से 20 जनवरी से हमारा खेलो इंडिया फिर दोबारा हमारे लद्दाख में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उसका जो बड़ा जो नेशनल लेवल का सबसे बड़ा गेम है वो यहाँ पे खेलो इंडिया यहाँ पे लद्दाख में होगा। तो उसके बाद फिर रॉयल एनफील्ड लीग होगा। उससे पहले जैसे 16-17 का जो जब से आइस हॉकी नए में वजूद में आया विंटर स्पोर्ट्स की तरफ से, तो मेरे ख्याल से वो शायद 16-17 को उनका ग्रुप भी आ रहा है बाहर से, तो वो भी देखने को मिलेगा आप लोग। तो समर के जी अभी तो बिल्कुल कभी बंद होगा। 12 महीने का बन के तैयार है, तो सीज़न में भी ये बंद नहीं होगा। सीज़न में भी आप एंजॉय कर सकते हैं या कोचिंग ले सकते हैं, बच्चों को बड़ा ये आपको ये फ़ायदेमंद मिलेगा। तो अंत में जो आइस हॉकी लवर को किस तरह की मैसेज देना चाहिए इसका? आप जैसे जितने भी आइस हॉकी लवर्स है, जो भी है, फैमिली से स्पेक्टेटर है, प्लेयर्स है, जितने भी है, तो हम सब के लिए लद्दाखियों के लिए बड़ा ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो सारा जैसे भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा जो बाहर से विदेशों से लाया, उनका थोड़ा सा ख्याल रखना हम लोगों का ही जिम्मेवार नहीं, हर किसी का जिम्मेवार है। तो इसको हम थोड़ा निखारें और भी अच्छा करें, जो हमारा जितने भी हो
आइस हॉकी लवर है, थोड़ा इसको रिस्पेक्ट दे, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा अभी हमें अवेयरनेस हो के थोड़ा सा जितने भी हमारे जो भी इक्विपमेंट लगा उनका केयर टेकर करना, ये सारा देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत फ़ायदेमंद होगा हर किसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे टुंडुक सर, जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब के जो मेंबर है, जो कि लद्दाख विंटर स्पोर्टिंग क्लब जो है बहुत पुरानी जो है एक एसोसिएशन या सोसाइटी है जो लद्दाख जो आइस हॉकी गेम को बहुत सालों से यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करते आ रही है। बड़ी खुशी की बात है जो हमारा 24x7 आइस हॉकी रिंग है वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ये हमने लिए में जो है इसका कॉस्ट तकरीबन 54 करोड़ का हमने खर्चा किया है और ये 3 प्रोजेक्ट से हमें फंड मिला है और ये इसका कैपेसिटी भी लगभग 3000 ऑडियंस का कैपेसिटी है। और इसमें हमने चिलिंग प्लान लगाया है जो अब हम पहले जो सर्दी में ही हम 2-3 महीने आइस हॉकी खेल पाते थे, अभी स्टेडियम के आने के बाद 24x7 12 महीना हम खेलते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा सा एसेट हमारे लद्दाख के लिए है। और जैसे आप जानते हैं हमारे बहुत से लोग आइस हॉकी, आइस हॉकी स्केटिंग या फिगर स्केटिंग है इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एसेट होगा और साल भर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उनको कोई भी शॉर्टफॉल इसमें नहीं। क्या कहेंगे जब से यूटी बना है तो उसके बाद जो स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट हुआ है, खासकर जो प्लेयर्स हैं अलग अलग फील्ड में जो नेशनल या इंटरनेशनल अब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जितना भी डेवलपमेंट हुई की बात अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया। तो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैसियत से ऑल्सो पार्टिसिपेशन हम यहाँ से जो प्लेयर्स जो नेशनल या इंटरनेशनल खेलने देखते हैं और जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे पहले अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिवीजन हेडक्वार्टर, इवन हम पंचायत हेडक्वार्टर पर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। और उसके जो बड़ा प्रोजेक्ट जैसे मैं नाम लूँ तो हमारा फुटबॉल ग्राउंड भी जो है ये में कारगिल में रेडी हो गया, आइस हॉकी 24x7 डे का रेडी हो गया, करगिल वाला भी अगले 1 या 1.5 साल में रेडी हो जाएगा। इसी तरह बाकी गेम्स भी हम खेलते हैं जैसे आर्चरी हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया और हमने इन गेम्स के लिए भी हमने बढ़ावा दिया जो नॉर्मली हम नहीं खेलते हैं। हमने स्क्वैश का एक कोर्ट हमने तैयार किया है सूरत कॉलोनी में, हमने आइस ये क्लाइंबिंग वॉल एक हम करने जा रहे हैं, शूटिंग के लिए हमने एनसीसी उसमें हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। इसी तरह हम इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये सारे जो हम नॉर्मली हम गेम नहीं खेलते हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने बोला हमारे प्लेयर्स तो बाहर पार्टिसिपेट करने जाते हैं नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हम यहाँ भी लद्दाख में भी हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया जिसमें हम इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स कराते हैं। जैसे खेलो इंडिया है, हमने टेबल टेनिस स्कूल गेम्स फेडरेशन का हमने नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कराया था, इसी तरह पंचायत सिलेक्ट का कराया था। तो हर साल हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट लद्दाख में भी हो और हमारे बच्चे भी बाहर जाके पार्टिसिपेट। हमारे साथ एक प्लेयर जुड़े हैं जो बहुत सालों से जो है आइस हॉकी गेम खेल रहे हैं। आपका नाम? रिगिल है। क्या कहेंगे आप कितने साल से आइस हॉकी गेम? मैं अभी ये मेरा 13th ईयर रहेगा, 12 साल तक मैं खेल चुका हूँ। तो क्या कहेंगे ये अभी जो इंडियन आइस हॉकी रिंग जो है वो ऑल द सीजन चलेगा, इसको लेकर आप किस तरह की व्यूज शेयर करें? अब जो मेन प्रॉब्लम था लद्दाखी को अभी तक जो आइस टाइम नहीं मिलता था, पहले 3-4 महीने, उसके बाद अभी पिछले साल आप देखेंगे तो नेचुरल आइस पे 2 ही महीना मिलता था हमें। अब ये 365 डेज़ रहेगा, आर्टिफिशियल रिंग है चिलिंग प्लान के साथ, तो फ़ायदा होगा मेरे ख्याल से प्लेयर सब लोग को। तो अगर आर्टिफिशियल रिंग और जो नेचुरल जो अगर रिंग की बात करें तो इनमें से फ़र्क डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें चिलर प्लान लगाया जाता है जो एक मोटो मशीन उनके थ्रू चल के आइस बनता है, और जो नेचुरल होता है वो नेचुरल माइनस क्लाइमेट की वजह से बनता है आइस। तो खेलने में दोनों में फ़र्क कोई नहीं है? फ़र्क नहीं रहता उतना। हाँ जी। तो क्या कहेंगे बहुत सारे जो आइस हॉकी लवर्स हैं जो अभी नए जो खेलना चाह रहे हैं तो उनके लिए कितने बड़ी स्पोर्ट है? उनके लिए छोटे से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे। अब हम जब छोटे थे तब तो ऐसा था नहीं, अब लेकिन आने वाले समय में प्लेयर्स बहुत सारे निकलेंगे मेरे ख्याल से।
पता चलो एनडीएस हाई हॉकी रिंग, जैसे कि सर ने कहा कि ये जो आने वाले दिनों में जो 12 महीने जो सीजन में जो यहाँ पर गेम चलेंगे, यानी जो गर्मियों में भी जो है प्लेयर्स यहाँ पर जो खेल सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है आइस हॉकी लवर्स के लिए। बने रहिए ज़ी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक में प्लेयर से।